सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम प्रीवियस क्लास का ही अगले क्रम का पार्ट थर्ड है वो पढ़ने जाएंगे। मांग वाला जो टॉपिक हमने पिछली क्लासों में किया था उस व्यवस्थित क्रम में अगले क्रम के दौरान जैसे जिसने क्लास एंड की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मांग के लोच के प्रकार हम पढ़ रहे थे। यानी मांग की लोच के प्रकार मोटे रूप से जो है हम तीन इलास्टिसिटियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस यानी मांग की कीमत लोच। दूसरी जो है इनकम इलास्टिसिटी यानी आई लोच। और तीसरी जो लोच है वो क्रॉस इलास्टिसिटी यानी मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। यानी ये भी जैसे प्रीवियस क्लास में बताया कि सारी एक ही चीज से सारी चीज हम डिराइव करने जा रहे हैं कि जो मांग फलन है यानी डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई। जनरली तीन ही चर जो है हम देते हैं। वैसे आधुनिक में इसमें जो सारी वाली क्लास में हमने बता चुके हैं कि जितने भी जो मांग निर्धारक चर हैं उन मांग निर्धारक चरों में परिवर्तन के कारण से मांग मात्रा में परिवर्तन आता है। किस प्रकार से आता है इसका एक बैक टोटल जो है प्रयास रहेंगी क्रमिक रूप से सारी चीज एक क्रमबद्ध में मोटे रूप से। जैसे मान लीजिए मैं 5 मिनट इसको वापस रिवाइज कर रहा। भाई मांग किसको कहते हैं, फिर मांग फलन क्या है, फिर मांग का नियम क्या है, फिर मांग में संकुचन अथवा विस्तार क्या होता है, फिर मांग में कमी अथवा वृद्धि क्या होती है, फिर उसका अगला पार्ट आता है मांग की लोच। मांग की सारी विभिन्न प्रकार की लोचों के बारे में हमने अध्ययन किया। मांग की कीमत किसे कहते हैं, मांग की आय लोच किसे कहते हैं, मांग की तिथि अथवा आड़ी लोच किसे कहते हैं। हम एक एक को जो है क्रमबद्ध रूप से जो है किस प्रकार से उसका उद्भव होता है, कैसे उसका फॉर्मूला जनरेट होता है, किस प्रकार से उसका सूत्र निकलता है, तो सारी चीज ओरिजिन से हम बता रहे हैं क्रमिक रूप से, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट पीछे छूट ही नहीं सके। ये सारी चीजें जैसे जैसे मैंने बताया वो सारी क्रमिक रूप से बता दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे मांग की कीमत लोच या मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच या मांग की आय लोच पढ़ते हैं, जहाँ इलास्टिसिटी शब्द आता है का सीधा सा मतलब होता है हम कोई न कोई एक सापेक्ष माप की बात कर रहे हैं, सापेक्ष माप की बात कर रहे हैं। किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन होगा, इधर तो आश्रित चर में भी होगा। अब कैसा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। ये इस डेफिनेशन में ही हमने क्लियर कर ली। तो हमने उसी दिन मांग की कीमत लोच को एक डिराइव करके बताया था पूरा, और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सारा बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी ये तीन वर्ड है प्रतिशत की जगह, कई किताबों में आनुपातिक भी लिखा हुआ है, कई किताबों में सापेक्ष परिवर्तन भी लिखा गया है। इसका मतलब हम दो चीजों की तुलना करेंगे, दो स्थितियों की तुलना करेंगे कि भाई मान लीजिए किसी वस्तु की पहले कीमत क्या थी, जीरो, और बाद में कीमत क्या थी। उन दो स्थितियों की तुलना की जाएगी, तब हमें सापेक्ष का रिजल्ट मिलेगा या आनुपातिक हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें प्रतिशत रिजल्ट मिलेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, मांग की लोच पढ़ते हैं, तो वहां सापेक्ष यानी पहले कीमत 10 थी अब बढ़कर 20 हो गई है, और उन दोनों में कैसा परिवर्तन हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम मांग की लोच के प्रकार पढ़ रहे थे। तो पहली लोच हमने कर ली है मांग की कीमत लोच, जो मैंने अभी बताया पूरा उसकी डेफिनेशन। तो उसका किस प्रकार से सूत्र अथवा फॉर्मूला बनेगा वो एक व्यवस्थित क्रम में हमने बात कर चुकी। आज हम बात करेंगे जैसे अगला चर है डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। देखिए इधर स्वतंत्र चर में कीमत किसी वाई वस्तु की दे रखी है और मांग यहाँ एक्स वस्तु की दे रखी है। तो हम जो भी इसमें परिवर्तन पढ़ेंगे वो एक तरह से शब्द से स्पष्ट है कि तिरछा प्रभाव है। ऐसा जो प्रभाव होता है वो संबंधित वस्तुओं की होता है। संबंधित वस्तुओं में जनरली मैंने बताया दो प्रकार की वस्तु, एक को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, और जो दूसरी वस्तु होती है
तो हम बोलते हैं पूरक वस्तु, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन दोनों वस्तुओं को हमेशा हम रिलेटिव गुड्स कहते हैं, यानी ये संबंधित वस्तु कहते हैं। तो यहाँ वही स्थिति बन रही है कि कीमत जो है वाई वस्तु की, जैसे माना कि एक्स वस्तु हमने ले ली चाय और वाई वस्तु ले ली हमने कॉफी, ये दो वस्तु हमने ले रखी है। तो डिमांड ऑफ एक्स, यानी ये किसकी मांग की बात कर रहे हैं, चाय की मांग। द प्राइस ऑफ वाई, तो ये किसकी कीमत की कीमत कर रहे हैं, कॉफी की कीमत। कॉफी की कीमत में जो परिवर्तन आया, जिसके कारण से मांग किसकी चेंज हो गई, चाय की हो गई। या मान लीजिए इधर हमने कॉफी ले ली, इधर चाय ले ली, बात वही है, दोनों रिलेटेड गुड्स है। किसी भी वस्तु की हमने कोई भी स्थिति में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से इसका नेक्स्ट रीजन मांगे डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और वाई। यानी हिक्स और एलन महोदय ने किसी वस्तु के मांग निर्धारण करने के लिए तीन मांग निर्धारक चरकों की बातों की। इन तीन मांग निर्धारक चर का मतलब है उसी वस्तु की कीमत, जिस वस्तु की हम मांग बात कर रहे हैं, संबंधित वस्तु की कीमत के कारण जो उस वस्तु की मांग बदलती है उसकी बात कर रहे हैं, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण से उसकी मांग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस की बात करेंगे। क्या इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई बात, अधिकांश किताबों में जो है स्मॉल वर्ड में लिखा गया ई क्रॉस का मतलब ये होता है मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। अब क्या करते हैं कि संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई, ये हमने चाय की कीमत ली है, और इधर मान लीजिए जो मांग है कॉफी की है, तो चाय की कीमत चाय की कीमत में जो चेंजेज आएगा, प्रतिशत परिवर्तन आएगा, जिसके कारण से उसकी वस्तु की मात्रा यानी कॉफी की मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है का हम अध्ययन। यहाँ सबसे पहले जिस प्रकार से हमें मांग की कीमत लोच के सूत्र को व्युत्पन्न किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का सूत्र भी इजाद करेंगे, इसको व्युत्पन्न करेंगे किस प्रकार से डिराइव हुआ। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु की कीमत थी, उसमें परिवर्तन हुआ, यानी ये डेल्टा मैंने पहले ही बताया, जहां जहां अर्थशास्त्र के अंदर त्रिभुज जैसा निशान आता है इसको अर्थशास्त्र की भाषा में डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब है ये जिस चर के आगे लगा हुआ रहता है उस चर में परिवर्तन को मापता है। मान लीजिए मैं इसके आगे प्राइस ऑफ वाई लिखता हूं, तो ये वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन को बताएगा। अब कैसा परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन है, जिसके कारण यानी संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की माप है, मेजरमेंट करते हैं, इसी को मांग की तिरछी व आड़ी लोच कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ एक्स वस्तु की लेंगे। देखो यहाँ कीमत हम वाई वस्तु की ले रहे हैं और मांग किसी वस्तु की है, यानी यहाँ कीमत मान लीजिए चाय या कॉफी में से कोई एक वस्तु ले ली। जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर चाय की कीमत बढ़ जाए, यानी ये चाय ले लें, प्राइस ऑफ वाई का मतलब है चाय की कीमत। चाय की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से जो है कॉफी की मांग किस प्रकार से बढ़ती है, कि जो माप करेंगे वो मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच, यानी डिमांड में परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन। जैसी इसकी डेफिनेशन है, अर्थ एवं परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज यहाँ इजाद कर दी है, इसी के अनुसार इसका बन जाएगा। यानी जैसा इसकी परिभाषा है, परिभाषा क्या है, मांग की तिरछी और आड़ी लोच का, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की कीमत, यानी या संबंधित वस्तु की कीमत ले लीजिए, संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक या सापेक्ष
परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसकी जो हम माप करते हैं, माप को ही मांग की अथवा आड़ी लोच कहते हैं। जैसा हमने बोला शब्द उसी के अनुसार यहाँ मान रख दिया कि यानी संबंधित वस्तु कौन सी थी, इसमें लिया संबंधित वस्तु पी वाई ली, में परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से वस्तु की मांग और उसमें परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? प्रतिशत परिवर्तन। तो इसके कारण से ये मांग की तिथि अथवा आड़ी लोच। अब इसको क्या करते हैं, सही रूप में लिख लीजिए, डेल्टा डी एक्स अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, डेल्टा पी वाई। ध्यान रखना ये क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते समय इनिशियल को लिखना नहीं भूले, वरना उसका मीनिंग जाएगा। गुणा का निशान है, प्राइस ऑफ किसकी ले रहे हैं, वाई की, डिमांड किसकी ले रहे हैं, एक्स की। ये उसको एक सही फॉर्म में हमने मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का इजाद कर दिया है, यानी ऐड कर लिया, या कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बताया गया है। मेन उसकी मूल धारणा क्या है और